दोस्तों, कुछ दिनों से YouTube ने कई लोगों के चैनल उड़ा दिए हैं। तो अगर इस चैनल को कुछ हो जाए, इससे पहले आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और हमारे बैकअप चैनल से भी जुड़ जाओ। अगर इस चैनल को कुछ हुआ तो वीडियोस टेलीग्राम और दूसरे चैनल पर आएगी, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की है। एक पल के लिए पूरा पिछला आंगन शांत हो गया। वैदेही की आंखों में संतुष्टि की एक झलक चमकी जब उसने रुद्र की तरफ देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाया। लेकिन जब वैदेही ने रुद्र को देखा तो वह जहां की तहां जम गई। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह रुद्र को इस वक्त बेदाग खड़ा देखेगी। क्या मेरा निशाना चूक गया? उसकी आंखों में भ्रम की एक झलक थी, पर वो अंदर ही अंदर जानती थी कि यह असंभव है, क्योंकि इस बार उसने जिन स्निपर्स को किराए पर लिया था वे सभी पेशेवर थे और इतनी नजदीकी दूरी पर दो निशानेबाजों के एक साथ गोलीबारी करने पर निशाना चूकना नामुमकिन था। क्या हो रहा है? उसने सहज रूप से चिल्लाकर पूछा। रुद्र ने वैदेही की ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था और उसने कहा, वैदेही, बैकअप केवल तुम ही नहीं लाई हो। उसकी बात सुनकर वह एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, रुद्र, तुम्हारा मतलब क्या है? बैंड बैंड। तभी दो शरीर दीवार के ऊपर से नीचे फेंक दिए गए। जब उसने उन दो शवों को देखा तो उसके चेहरे पर सदमा और भ्रम भर गया, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोनों शव उसके किराए के निशानेबाजों के थे। तुमने ये कैसे किया? उसने निशानेबाजों के शवों को देखने के बाद सहज रूप से दो कदम पीछे लिए, आंखें फाड़कर घूरते हुए अविश्वास में उस पर चिल्लाई। उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी दो आकृतियां दीवार से नीचे कूदी और तेजी से रुद्र के पास आई, एक साथ चिल्लाते हुए, मिस्टर रुद्र। रुद्र ने सिर घुमाया और उन दोनों को हल्की नजर से देखा, बिना कुछ कहे। ये दो लोग कौन हैं? वैदेही ने परेशान होकर चिल्लाया, मेरे अंगरक्षक। उसने लापरवाही से जवाब दिया। दरअसल रुद्र के पास दिखाई देने वाले वे दोनों लोग डायना और कार्लोस ही थे। जब रुद्र हस्टलर्स क्लब में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे चिंता थी कि वैदेही उस पर हमला कर सकती है, इसलिए उसने पहले ही कार्लोस को एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया था। रुद्र और वैदेही के बीच की बातचीत केवल कार्लोस और डायना को समय दिलाने के लिए थी। वैदेही ने अपनी भावनाओं को संक्षेप में समायोजित किया और बड़े जोश में चिल्लाया, तुम्हें मदद मिलने पर भी तुम क्या कर लोगे? तुम तीनों इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे तीन की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। फिर वह डायना और कार्लोस की ओर मुड़ा और बोला, तुम दोनों को अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। प्रिया पर नजर रखो। मुझे चिंता है कि वैदेही हताशा में उसके साथ कुछ गलत कर सकती है। निशानेबाजों के खत्म होते ही रुद्र का सबसे बड़ा खतरा गायब हो गया था। जहां तक बाकी हत्यारों, असैसिन्स का सवाल है, उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो अब सबसे जरूरी बात प्रिया की सुरक्षा करना था। अगर वैदेही ने प्रिया का इस्तेमाल उसके खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया तो मामला पेचीदा हो जाएगा। जी साहब। रुद्र की बात सुनकर कार्लोस ने तुरंत सिर हिलाया। डायना ने रुद्र को 2 गोलियां पिल्स दी और फुसफुसाकर उससे कुछ कहा। रुद्र ने उसे हल्के से सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। डायना ने कार्लोस के साथ जाने का फैसला किया। जब वैदेही ने डायना और कार्लोस को जाते देखा तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक चमकी। उसने फिर रुद्र से कहा, रुद्र, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने आत्मविश्वासी होगे। क्या तुम्हें लगता है कि निशानेबाज के बिना मैं तुम्हें आज मार नहीं पाऊंगी? बेशक। उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। हमला करो। उसके आत्मविश्वास ने उसे गुस्सा दिला दिया और उसने सीधे चिल्लाकर कहा। पल भर में वे हत्यारे रुद्र की ओर दौड़ पड़े। आखिरकार उसने ये साफ कर दिया था कि जो कोई भी आज उसे मारेगा उसे $10 लाख का इनाम मिलेगा। इन लोगों के लिए $10 लाख का इनाम उन्हें पूरी ताकत से हमला करने के लिए काफी था। हालांकि इन लोगों ने शायद उसकी ताकत को कम आंका था। इस वक्त उसकी गति और शक्ति इन साधारण हथियारों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। एक तेज लात के साथ वो पलक झपकते ही सबकी नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद
वो इन लोगों के पीछे दिखाई दिया और तेजी से एक हत्यारे की पीठ पर लात मारी। वह जानता था कि ये लोग उसे मारने आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कोई रहमत नहीं दिखाई और अपने हमलों में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अगले ही सेकंड हत्यारे का शरीर हवा में उड़ गया, भीड़ में जोर से टकराया। बस एक पल में अनगिनत लोग जमीन पर गिर गए। यह दृश्य देखकर वैदेही के चेहरे पर कुछ चिंता दिखाई दी, क्योंकि इस समय उसने महसूस किया कि रुद्र के हुनर अफवाहों की तरह ही भयानक थे। अगर आज वह अत्यधिक तैयारी के साथ नहीं आई होती तो रुद्र को मारना इतना सरल काम नहीं होता। सब एक साथ हमला करो। लेकिन इस पल एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आंखें चौड़ी करके चिल्लाया। फिर उसने अपने हाथ में हथियार पकड़ा और रुद्र की ओर दौड़ पड़ा। हत्यारों ने भी महसूस किया कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी, इसलिए उन्होंने एक एक करके हमला करने के बजाय एकजुट होकर उस पर हमला करने का फैसला किया। पल भर में अनगिनत चाकू और स्टील के पाइप हर दिशा से उसकी ओर बरसने लगे, लेकिन इन लोगों ने अभी भी उसकी ताकत को कम आंका था। रुद्र ने आसानी से उनके हमलों को चकमा दिया और बस एक पल में सभी हमलावरों को हवा में उड़ा दिया। 7 या 8 लोग एक साथ हवा में उड़ गए, जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। ये क्या हो रहा है? वैदेही की आंखें फिर से चौड़ी हो गई और उसके चेहरे पर सदमे के अलावा कुछ नहीं था। इस समय उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने सब कुछ वास्तविक है। ये हत्यारे वैदेही द्वारा सावधानी पूर्वक चुने गए थे और उनमें से कोई भी एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लड़ाका था। शायद 10 आम लोग भी उनमें से किसी एक का मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन अब रुद्र के सामने ये लोग कागज की तरह कमजोर लग रहे थे, जिन्हें एक ही वार से आसानी से हराया जा सकता था। और तो और उसने कोई चमकीले दाव भी नहीं दिखाए थे। बस बचकर और मुक्का मारकर ही वो इतनी महान शक्ति मुक्त कर सकता था। वैदेही अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने अभी जो कुछ देखा है वो सच में हो रहा होगा। शायद इसलिए कि पीछे के अहाते में लड़ाई की आवाज बहुत तेज थी और कार्लोस तथा डायना ने 2 स्नाइपरों को खत्म करने के लिए फायरिंग की, जिससे प्राइवेट रूम में मौजूद प्रिया और बाकी लोगों ने भी शोर सुन लिया। ये अभी कैसी आवाज थी? क्या हुआ? ये महसूस होते ही नौजवानों में से एक जल्दी से उठकर घबराते हुए बोला। बंदूक चलने की आवाज थी। शायद एक लड़की ने फुसफुसाया। हाँ, सही है, गोलियों की आवाज और स्नाइपर राइफल जैसी लग रही थी। मैंने सेना में रहते हुए इस तरह की बंदूकें चलाई थी। एक और नौजवान चीखा, और ऐसा लग रहा है जैसे लोग लड़ भी रहे हैं। काशिफ ने बेचैनी में अपनी भौहें सिकोड़ ली। बंदूकें कैसे चल सकती हैं? तुम्हें पता है ये हस्टलर्स क्लब है। किसकी इतनी हिम्मत की यहां गोलियां चलाए? पल भर में सब घबरा गए। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। आखिरकार वे सभी अमीर घर के बच्चे थे और अपनी जान की कीमत किसी और से ज्यादा समझते थे। कहीं वैदेही किसी खतरे में तो नहीं? तभी एक नौजवान बोल पड़ा। क्या कोई ठातिल उसे मारने की कोशिश कर रहा है? काशिफ की आंखें फौरन बड़ी हो गई। आखिर वैदेही की पहचान काफी ठास थी और उसने बिजनेस की दुनिया में कई दुश्मनों को मोल लिया था। इसलिए अगर इस समय कोई उसकी हत्या करना चाहे तो ये कोई असाधारण बात नहीं होगी। रुद्र अभी भी वहीं है। प्रिया को अचानक याद आया और वह जल्दी से उठी, प्राइवेट रूम से बाहर निकलने के लिए भागी। प्रिया, शांत हो जाओ। बाहर अभी छातिल है। अगर तुम बाहर गई तो क्या तुम मौत को दावत नहीं दोगी? प्रिया का बाहर जाने का इरादा देखकर सबने जल्दी से उसे रोका। मुझे जाने दो। मुझे बाहर जाकर रुद्र को ढूंढना है। मुझे जाने दो। वो पागल हुई जा रही थी, जोर से संघर्ष करने लगी, लेकिन किसी ने भी प्रिया को जाने नहीं दिया। आखिरकार अगर वो बाहर जाती तो ठातिलों को पता चल जाता कि प्राइवेट रूम में और भी लोग हैं। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए या अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी वे उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दे सकते थे। इस बीच आर्थर अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि बाहर असल में क्या हुआ है। वह जानता था कि जब गोलियां चल चुकी हैं
तो इसका मतलब है कि वैदेही और रुद्र के बीच गतिरोध आ चुका है। इस स्थिति में रुद्र का बच पाना नामुमकिन था। एक बार रुद्र मर गया तो बैनर्जी परिवार पर आया संकट दूर हो जाएगा और प्रिया के लिए उससे मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचेगा। बेशक एक और भी ज्यादा अहम बात थी, वह यह थी कि इस मामले का आर्थर से कोई लेना देना नहीं था। अगर भविष्य में नेहाल और दूसरे बदला लेना भी चाहें तो वे वैदेही से बदला लेंगे, बैनर्जी परिवार से नहीं। इसलिए आर्थर को लगा कि वैदेही को बलि का बकरा बनाने की उसकी योजना एकदम सटीक थी। रुद्र, ओ रुद्र, मैं मानता हूं कि तुम जबरदस्त हो, लेकिन इसका क्या फायदा? तुम वो शख्स हो जिसकी नियति बुरी तरह से हारना है। भले ही मैं आज तुम्हें हाथ न लगाऊं, किसी न किसी दिन तुम किसी और के हाथों मारे जाओगे। आर्थर अपनी चाय की प्याली से खेलते हुए मंद मंद हंसा। उसकी नजरों में रुद्र की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हद से ज्यादा नासमझी थी। दूसरी तरफ रुद्र और खातिलों के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती दिख रही थी। रुद्र की अविश्वसनीय तेजी की वजह से छातिल उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहे थे और उसके हमलों से हवा में उछलकर गिर रहे थे। शुरुआत में 1 दर्जन से ज्यादा ठातिल थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही लड़ने की हालत में बचे थे। मैडम, सावधान, यह आदमी शायद कोई मार्शल आर्टिस्ट है। तभी एक बुजुर्ग वैदेही के सामने खड़े हुए और बेचैनी से उसे चेतावनी दी। एक मार्शल आर्टिस्ट? बुजुर्ग की बात सुनकर उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। भले ही वो एक काम इंसान थी, उसने पहले मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सुना था। वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत कितनी डरावनी हो सकती है। इतनी कम उम्र में रुद्र मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है? उसने अपनी बड़ी पानीदार आंखों से घूरते हुए बेहद अविश्वास जाहिर किया। मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इतने सारे कातिलों का सामना रुद्र इतनी आसानी से कर रहा है कि मुझे लगता है कि उसकी ताकत मार्शल आर्टिस्ट से भी कहीं ज्यादा है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर कहा, अगर ये शन सच में मार्शल आर्टिस्ट है तो आज की स्थिति खतरनाक है। क्या हमारे पास अभी भी 3 विशेषज्ञ नहीं है? वैदेही ने जल्दी से कहा, अब हमें सिर्फ उन्हीं 3 विशेषज्ञों पर भरोसा करना होगा। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तभी वे 3 विशेषज्ञ, जिन्हें वैदेही ने भारी कीमत देकर बुलाया था, हरकत में आए। सबसे पहले एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने मुट्ठी बांधी और रुद्र के सिर पर वार किया। जब रुद्र ने अधेड़ उम्र के आदमी का हमला देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ा तिरस्कार का भाव आया और उसने भी धीरे से एक मुक्का मारा। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई। रुद्र की मुट्ठी जबरदस्त तरीके से अधेड़ उम्र के आदमी की मुट्ठी से टकराई। वो अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत हवा में उछल गया और जमीन पर जोर से गिरा। फूंक, उसने मुंह भरकर खून थूका और फिर बेहोश हो गया। ये नजारा देखकर वैदेही हक्की बक्की रह गई। उस पल उसके दिल में पछतावा होने लगा, क्योंकि उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि रुद्र की ताकत इतनी खौफनाक होगी। उसके साथी उसका मुकाबला करने में बस नाकाम थे। धमाका, तभी दूसरा विशेषज्ञ भी जमीन पर गिर पड़ा। ये नजारा देखकर वो निराशा से भर गई। अब पीछे के अहाते में मुश्किल से 5 लोग ही खड़े थे और उनमें से हर कोई एक मजबूत शख्सियत था जिसने अनगिनत जाने ली थी। हालांकि रुद्र की तरफ उनकी नजरें खौफ से भरी थी, क्योंकि उस पल उन्हें आखिरकार एहसास हो गया था कि रुद्र की ताकत सच में कितनी भयानक थी। एक पल के लिए पूरा अहाता मौत की तामोशी में डूब गया। कातिलों ने अब रुद्र पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि उससे भिड़ने का मतलब सिर्फ यकीनी मौत होगी। आखिरकार ताकत के मामले में पूर्ण अंतर का सामना करते हुए कोई भी इस पल जोखिम नहीं लेना चाहता था। अगर वे सच में रुद्र के हाथों मर गए तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और रुद्र के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। उसने कदम बढ़ाए और वैदेही की तरफ चलने लगा। इस पल वैदेही पूरी तरह से हक्की बक्की थी और उसने मजबूरन माथे पर शिकन डाली। फिर उसने एक फीकी मुस्कान निकाली और रुद्र से फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर रुद्र, मैं। रुद्र ने जैसे उसकी बात सुनी ही न हो, वो आगे बढ़ता रहा। ठीक उसी पल वो बॉडीगार्ड जो कई सालों से वैदेही के साथ था,
आखिरकार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और रुद्र पर चिल्लाया, कृपा करके अभी रुक जाइए और मिस वैदेही के पास मत आइए। जब बॉडीगार्ड बोल रहा था तो उसकी आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर हद से ज्यादा डर था, क्योंकि वह जानता था कि रुद्र कितना खतरनाक था। रुद्र ने उदासीनता से बॉडीगार्ड की तरफ देखा, बिना कोई शब्द बर्बाद किए, और सीधे अपना मुक्का उठाकर बॉडीगार्ड की छाती पर दे मारा। धड़ाम! बॉडीगार्ड तुरंत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। क्या कोई और है जो मुझे रोकना चाहता है? बॉडीगार्ड को गिराने के बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और शांति से पूछा। उसकी बात सुनकर सब लोग सन्नाटे में आ गए, सिर झुकाए हुए थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे उसकी वजह से अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यह देखकर कि उसके पूछने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया, वो वैदेही की ओर बढ़ता रहा। इस वक्त उसके पास सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी बचा था। मिस्टर रुद्र। वैदेही का नाजुक शरीर थोड़ा सा कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे खत्म होगा। उसने इतने लंबे समय तक इतनी सावधानी से योजना बनाई थी, पर उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इस पल जब वो रुद्र को देख रही थी तो उसकी आंखों में डर और सदमा भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ताकत इतनी भयानक होगी। मेरा तुम पर हाथ उठाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अकृतज्ञ निकलोगी और मुझ पर पहले हमला करोगी, उसने बिना किसी भाव के उससे कहा। रुद्र की बातें सुनकर वैदेही का शरीर लगातार कांप रहा था। वो सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने रुद्र के बारे में बहुत जांच पड़ताल की थी, लेकिन ज्यादातर नतीजों में यही आया था कि वो बस एक असफल अमीरजादा है। अगर उसे विरासत नहीं मिली होती तो रुद्र शायद अभी भी मुंबई यूनिवर्सिटी में कचरा उठा रहा होता। इसलिए उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कम आंका था, और शायद हर किसी ने उसे कम आंका था। रुद्र की मुंबई में मिस्टर रुद्र बनने की क्षमता और 4 प्रांतों के बड़े बड़े लोगों को सिर झुकाने पर मजबूर करने की ताकत सिर्फ विरासत में मिली दौलत की वजह से नहीं थी। भले ही वैदेही बहुत चालाक थी, लेकिन कभी कभी साजिशें और चालबाजी पूर्ण ताकत के सामने कुछ नहीं होती। मिस्टर रुद्र, हमें पता है कि हमने गलती की। अगर आप आज मिस वैदेही को बख्श देते हैं तो हम आपकी हर शर्त मानेंगे। अगर आप मिस वैदेही को मार देते हैं तो न्यूटाउन के लोग यकीनन आपको बख्शेंगे नहीं। वैदेही के पास मौजूद बुजुर्ग आदमी ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझसे मोल भाव करो? रुद्र ने तिरस्कार से जवाब दिया, फिर अपने उल्टे हाथ से बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। बुजुर्ग आदमी तुरंत दूर जा गिरा और जमीन पर बेहोश हो गया। बुजुर्ग आदमी के बेहोश होने के बाद वह अकेली रह गई। उसके पास अब रुद्र से मोल भाव करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मिस्टर रुद्र, कुछ भी हो, वैदेही न्यूटाउन की बिजनेस क्वीन थी। इस पल भी वो थोड़ी सी शांति बनाए रख सकी। कांपती हुई आवाज में उसने रुद्र पर चिल्लाकर कहा। इस वक्त उसे पता था कि अब उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची है। अब वह केवल हर संभव तरीके से उससे भीख मांग सकती थी कि वह उसे बख्श दे। जिस पल मैंने हस्लर्स क्लब में एंट्री की, मैं जान गया था कि तुम आज मुझ पर हाथ उठा सकती हो। तुम्हारी चालें मेरे सामने बस बेहद हास्यास्पद है। रुद्र ने बिना किसी भाव के वैदेही को देखा और कहा, मिस्टर रुद्र, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितनी हास्यास्पद हूं। उसने बहस करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जवाब दिया, क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए कोई और पत्ते बचे हैं? अगर है तो अभी दिखा दो, वरना तुम्हें ये मौका शायद न मिले। ये कहने के बाद रुद्र ने सीधे उसकी गर्दन पकड़ ली। उसका चेहरा बेहद ठंडा था। मिस्टर रुद्र, मैं आपसे भीख मांगती हूं। कृपा करके मुझे मत मारिए, मैं आपसे मिन्नत करती हूं। उसने अत्यधिक उत्तेजित भाव के साथ उस पर चिल्लाया। क्या ये तुम्हारा आखिरी पत्ता है? उसने धीरे से पूछा। मिस्टर रुद्र, मुझे मारने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास मुझे मारने का कोई कारण नहीं है। वो असाधारण रूप से उत्साहित होकर चिल्लाई, फिर अपनी बात जारी रखी। मिस्टर रुद्र, मैं न्यूटाउन में कई बिजनेस को संभालती हूं। अगर आप मुझे अभी मार देते हैं तो अनगिनत लोग प्रभावित होंगे। उस वक्त आप और प्रिया दोनों खतरे में होंगे।
मुझे यकीन है कि आप ये नहीं देखना चाहेंगे, है ना? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? रुद्र ने तिरस्कार से हंसकर कहा और अपने दाहिने हाथ से दबाव धीरे धीरे बढ़ा दिया। मिस्टर रुद्र, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपको धमकी दूं, लेकिन मुझे मारने से सचमुच आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको मेरे मातहतों के बदले की चिंता नहीं होगी। लेकिन ये मत भूलिए, मैंने न्यूटाउन में इतने साल बिताए हैं। मेरे पास ऐसे कनेक्शन और संसाधन हैं जिनकी कल्पना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। अगर आप मुझे अभी मार भी देते हैं तो भी आप ये संसाधन हासिल नहीं कर पाएंगे। वैदेही एक पल के लिए रुकी, फिर रुद्र को देखा और उसे लुभाने के लिए आगे कहा, हालांकि अगर आप मुझे आज नहीं मारते हैं तो मेरी हर चीज आपकी होगी, यहां तक कि मेरा शरीर भी। आप जैसा चाहें मेरे साथ व्यवहार कर सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद उसने उसके सामने एक आकर्षक भाव पेश किया जो असाधारण रूप से मोहक था। वैदेही पहले से ही एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और उसका जिस्म बेहद आकर्षक था। उसने हाई स्लिट वाली ड्रेस पहनी थी जिससे उसकी दो पतली और गोरी टांगे दिख रही थी, जो उसे खास तौर पर लुभावना बना रही थी। इसके अलावा वो इस समय एक महिला की सबसे अच्छी उम्र में थी, साथ ही उसकी भयानक पहचान भी थी। ये सभी चीजें एक आदमी के दिल में जीतने की इच्छा को जगाने के लिए काफी थी। वैदेही का आखिरी तुरुप का पत्ता सचमुच उसका अपना शरीर था, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई भी पुरुष ऐसे प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। मुझे तुम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हालांकि इस पल उसके शब्दों ने उसके दिल में बसी सारी कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। वैदेही ने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। इस वक्त तक वो अपने सारे पत्ते चल चुकी थी, चाहे वो उसका जिस्म हो या उसके हाथ के संसाधन। रुद्र के सामने उनकी कोई खास अहमियत नहीं लग रही थी। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वैदेही ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर आप आज मुझे सच में मार देंगे तो भविष्य में प्रिया का सामना कैसे करेंगे? प्रिया कभी किसी हत्यारे के साथ नहीं रहेगी। रुद्र ने हंसते हुए उपहास किया और फिर तिरस्कार से बोला, कौन साबित कर सकता है कि मैंने तुम्हें मारा? मैं कह सकता हूं कि कोई तुम्हें मारने आया था और मैं बच गया, लेकिन तुम मर गई। मरे हुए लोग बोल थोड़ी सकते हैं। रुद्र की ये बातें सुनकर वैदेही पूरी तरह से निराश हो गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इस पल उसे एहसास हुआ कि रुद्र ने हर बात पहले से सोच रखी है। इस समय रुद्र वाकई दृश्य को ऐसे बना सकता था जैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपसे भीख मांगती हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं जानती हूं कि मैं गलत हूं। वैदेही ने इस बिंदु पर अपनी गरिमा को पूरी तरह से त्याग दिया था और वह रुद्र के सामने घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने लगी। अगर आप अभी मुझे जाने देंगे तो मैं वो सब करूंगी जो आप चाहते हैं। मैं आपसे विनती करती हूं। रुद्र को चुप देखकर वैदेही लगातार गुहार लगाती रही। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? रुद्र ने धीरे से वैदेही से पूछा। हाँ मिस्टर सिंघानिया, अगर आप मुझे अभी जाने देंगे तो आप मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहेंगे मैं आपको संतुष्ट कर दूंगी। मैं गुजारिश करती हूं। वैदेही ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। सवाल? वैदेही एक पल के लिए हैरान हुई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। मिस्टर सिंघानिया, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं जरूर बताऊंगी, बशर्ते कि मुझे पता हो। चिंता मत करो, यह सवाल तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुम इसका जवाब आसानी से दे सकती हो। रुद्र एक पल के लिए रुका और फिर ठंडे लहजे में पूछा, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें कौन समर्थन दे रहा है? वैदेही तुरंत हक्का बक्का रह गई। उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र उससे ये सवाल पूछेगा। रुद्र जानता था कि वैदेही की पहचान हमेशा से ही बहुत रहस्यमय रही है। यहां तक कि निहाल भी पता नहीं लगा सका था कि वो कौन थी। फिर भी वैदेही 2 साल से भी कम समय में न्यूटाउन की बिजनेस क्वीन बन गई थी और अनगिनत लोगों ने उसके सामने घुटने टेके थे। इसका मतलब था कि वैदेही के पीछे कोई भयानक ताकत जरूर होनी चाहिए, अन्यथा
वैदेही कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुंच पाती। मिस्टर सिंघानिया, मेरा कोई पृष्ठभूमि नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद वैदेही ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हें रास्ता देना चाहता था। हालांकि जब तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो मुझे अशिष्ट कहने की गलती मत करना। रुद्र की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ से धीरे से जोर लगाया। वैदेही अपनी बड़ी पानीदार आंखों से रुद्र को घूर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत दृढ़ थी, मानो उसने ठान लिया हो कि वह अपनी पहचान नहीं बताएगी। हालांकि जैसे जैसे रुद्र की ताकत बढ़ती गई, ये ज्यादा साफ होता गया कि वैदेही संघर्ष कर रही थी। उसने तड़पना शुरू कर दिया और रुद्र की बाह को जोर से खींचने लगी। अगर तुम्हें अब पछतावा है और तुम सच बताना चाहती हो तो सिर हिलाओ, रुद्र ने फुसफुसाया। वैदेही ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। रुद्र ने उसकी गर्दन छोड़ दी और हल्के से कहा, मैं तुम्हें सच बताने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैदेही खुद को झिझकने से नहीं रोक पाई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पिता का नाम रंजीव है। वो हमेशा से सेठी नामक एक कंपनी के लिए काम करते रहे हैं। हालांकि क्योंकि सेठी का स्वरूप बहुत खास है, मेरे पिता अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। मैं इतने सालों में अपने पिता की मदद से ही यहां तक पहुंच पाई हूं। बाकी चीजों के बारे में मैं सच में नहीं जानती। हाँ, रुद्र ने सामने खड़ी वैदेही को देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। उसे पक्का यकीन था कि उसका अनुमान सही था। वैदेही का संबंध रंजीव से था। जब रुद्र ने वैदेही को पहली बार देखा था तो उसे लगा था कि वह जानी पहचानी लग रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यों। बाद में रुद्र ने गलती से रंजीव की जानकारी देखी थी और पाया था कि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम वैदेही था। हालांकि वैदेही की मौत 15 साल पहले हो गई थी और उसके पास केवल बचपन की एक फोटो थी। वैदेही उस फोटो वाली लड़की से बहुत मिलती थी, इसलिए रुद्र ने हिम्मत करके सोचा कि वैदेही शायद रंजीव की बेटी हो सकती है। रंजीव ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी मौत का नाटक किया होगा। इस समय वैदेही ने भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से मान लिया था। मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको अपनी पहचान बता दी है, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? वैदेही ने विनती की। आज तुमने मुझ पर हमला किया, ये बात और किस किस को पता है? रुद्र ने अपनी आंखें झुकाई और पूछा। सिर्फ आर्थर और मुझे पता है, वैदेही ने जवाब दिया। रंजीव कहाँ है? रुद्र ने पूछा। मेरे पिता अभी भी विदेश में हैं और वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें इस बारे में नहीं बताया, वैदेही ने कहा। रुद्र जानता था कि वैदेही झूठ नहीं बोल रही है। आखिर एक बार जब रंजीव को उसकी पहचान पता चल जाएगी तो सेठी निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन हत्यारे को उसके पीछे भेज देगा। वो इतनी आसानी से जिंदा नहीं बच पाएगा। चूंकि तुम इतनी ईमानदार हो, मैं आज तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें जो कुछ भी करने को कहूं वही करो। क्या तुम मेरे मतलब को समझती हो? रुद्र ने धीरे से कहा। समझ गई, वैदेही ने जल्दी से सिर हिलाया। आखिर जब तक वह जिंदा रह सकती है, वैदेही कुछ भी करने को तैयार थी। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। वो जानता था कि वैदेही ने बहुत जल्दी हाँ कह दी है। अगर उसने इस व्यक्ति को अब जाने दिया तो वह भविष्य में जरूर उसे धोखा देगी। इसके अलावा रुद्र ने रंजीव से निपटने के लिए वैदेही की जान बख्शी थी। रुद्र इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वैदेही उसकी बात मानेगी, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी। रुद्र ने हाथ बढ़ाया और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। मिस्टर सिंघानिया, आप ये क्या कर रहे हैं? वैदेही की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रुद्र ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने वो गोली निकाली जो डायना ने उसे दी थी और जबरदस्ती वैदेही के मुंह में ठूंस दी। तुमने मुझे क्या खिलाया? वैदेही ने घबराकर रुद्र पर चिल्लाते हुए पूछा। मुझे भी नहीं पता कि यह दवा क्या है, मगर मैं इतना जानता हूं कि इसे खाने के बाद तुम्हें असहनीय पीड़ा होगी। यह दर्द कितना होगा इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, रुद्र ने बड़े ही बेपरवाही से जवाब दिया। पागल हो गए हो तुम, मैं तुम्हें सच बता चुकी हूं, फिर भी तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो?
वैदेही चीखी और अपना हाथ मुंह में डालने लगी, जैसे उस गोली को उल्टी करके बाहर निकालना चाहती हो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर तुम। वैदेही अभी बोल ही रही थी कि तभी उसके दिल में एक तीखी लहर सी दर्द की उठी। आह! वैदेही खुद को रोक नहीं पाई और जोर से चीख पड़ी। वो जमीन पर गिर गई और छटपटाने लगी। इस वक्त वैदेही को महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर को लाखों चींटियां नोच रही हो और उसके दिल में कोई चाकू भोंक रहा हो। ये एहसास 1000 टुकड़ों में मारे जाने की सजा से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक था। वैदेही का चेहरा दर्द से बुरी तरह बिगड़ चुका था। उसके हाथ जमीन को खरोंच रहे थे। इस वक्त उसकी बस यही इच्छा थी कि रुद्र उसे मार ही दे। रुद्र ने जमीन पर पड़ी वैदेही की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो चुपचाप बिना कुछ बोले देखता रहा। 2 मिनट बाद इस भयानक यातना से वैदेही की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो जमीन पर पस्त पड़ी थी, आंखें खाली थी, पर उसके शरीर का दर्द रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। हालांकि अब उसमें हिलने या कोई आवाज निकालने की भी ताकत नहीं बची थी। ये देखकर कि जितना असर चाहिए था उतना हो गया है, रुद्र सीधे वैदेही के पास गया और एक और गोली निकालकर उसके मुंह में डाल दी। इस गोली के जाते ही वैदेही के शरीर का सारा दर्द तुरंत गायब हो गया। वैदेही ने रुद्र को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहता है। आज से हर 15 दिन में तुम्हें ठीक ऐसा ही दर्द महसूस होगा। ये दर्द पूरे 24 घंटे तक रहेगा और उसके बाद तुम्हारा शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा और तुम मर जाओगी, रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। रुद्र की ये बातें सुनते ही वैदेही का सब्र टूट गया और वह चिल्ला उठी, तुम शैतान हो, लेकिन मेरे पास इसका एंटीडोट है, देख लो। अगर तुम दर्द शुरू होने से पहले ही एंटीडोट ले लोगी तो इस पीड़ा से बच सकती हो। इसलिए आज से जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी, मैं किसी को तुम्हें समय पर एंटीडोट देने के लिए भेजता रहूंगा। रुद्र ने अपनी बात जारी रखी। तभी वैदेही को रुद्र का असली इरादा समझ आया। रुद्र उसे हमेशा के लिए अपने वश में करना चाहता था। इस सच्चाई से उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। क्या तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा? रुद्र ने भावहीन होकर पूछा। हाँ, अब से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। वैदेही में जरा भी विरोध करने की हिम्मत नहीं बची थी और उसने घबराकर रुद्र के सामने सिर हिला दिया। सिर्फ कुछ मिनटों के दर्द ने ही वैदेही को इस हद तक तड़पा दिया था कि वो मरना चाहती थी। अगर ये पूरे 1 दिन तक चलता तो वैदेही सचमुच मर जाना ही बेहतर समझती। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि न्यूटाउन की इतनी बड़ी बिजनेस क्वीन रुद्र के सामने इतनी मजबूर हो जाएगी। वैदेही को लगा कि उसकी जिंदगी अब रुद्र के हाथों में है। ये उसके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। हालांकि रुद्र के हाथों इस तरह से जीत लिए जाने की इस भावना से वो थोड़ा उत्साहित और आशावान भी महसूस कर रही थी, जैसे वो इस एहसास का मजा ले रही हो। आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को मत बताना। साथ ही मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिता सहित किसी को भी मेरी असली पहचान के बारे में पता चले, समझी? रुद्र ने पूछा। समझ गई, वैदेही ने तुरंत सिर हिलाया। और हाँ, जब रंजीव वापस आए तो तुम्हें जल्द से जल्द मुझे बताना होगा, रुद्र ने आगे कहा। मैं ठीक है। वैदेही नहीं जानती थी कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है, फिर भी उसने उसे देखा और सहमति में सिर हिला दिया। कुछ मिनटों बाद रुद्र और वैदेही वापस प्राइवेट रूम में लौट आए। इस समय वैदेही फिर से अपने बिजनेस क्वीन वाले रूप में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वो रुद्र से बात करते हुए कमरे में दाखिल हुई। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई। आखिर बाहर इतना हंगामा हुआ था, लेकिन वैदेही और रुद्र ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि वैदेही का बर्ताव रुद्र के प्रति और भी ज्यादा सम्मानजनक हो गया था। वो बातचीत में बहुत सतर्क लग रही थी और रुद्र को जिस अजीब तरीके से देख रही थी, वैसा उन्होंने वैदेही को किसी और को देखते हुए कभी नहीं देखा था। प्रिया भागकर रुद्र और वैदेही के पास आई और उत्सुकता से पूछा, रुद्र, वैदेही, तुम दोनों ठीक हो? अभी क्या हुआ था? मुझे गोली चलने की आवाज क्यों सुनाई दी? हाँ वैदेही, अभी क्या हुआ?
इस वक्त बाकी सभी भी ये जानने को उत्सुक थे कि अभी क्या हुआ, और उन्होंने दोनों पर सवालों की बौछार कर दी। वैदेही ने सबको देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, असल में अभी कुछ नहीं हुआ, बस कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। किस्मत अच्छी थी कि मिस्टर सिंघानिया ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और मेरी जान बचा ली। जब प्रिया ने वैदेही की बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। इस वक्त वो साफ महसूस कर सकती थी कि कुछ गड़बड़ है, पर उसने आगे और सवाल नहीं पूछे। रुद्र मुस्कुराया और इशारा किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बाकियों की बात थी, उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। रुद्र और वैदेही के सुरक्षित होने की बात जानने के बाद उन्होंने और सवाल नहीं किए। हालांकि आर्थर ही अकेला था जो वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे का भाव बेहद अविश्वसनीय था। उसकी योजना के मुताबिक अब तक रुद्र को मर जाना चाहिए था। आखिरकार उसने अभी अभी गोली चलने की आवाज सुनी थी, पर रुद्र अभी भी वहां खड़ा था और वो बहुत शांत लग रहा था। यह सचमुच अकल्पनीय था। आर्थर ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वैदेही पहले ही रुद्र के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुकी थी। अब उसमें उसकी बात न मानने की हिम्मत नहीं थी। वैदेही, आर्थर हिचकिचाया, एक पल रुका और फिर पुकारा, लेकिन वैदेही ने एक ठंडी नजर से उसे देखा और कुछ नहीं बोली। रुद्र भी थोड़ा झिझका, फिर सीधे आर्थर के पास गया और फुसफुसाया, खड़े हो जाओ। आर्थर ने रुद्र की बात सुनी तो उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन आई। फिर भी वो धीरे से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, रुद्र, क्या बात है? पा रुद्र ने जरा भी नहीं सोचा। उसने अपना दाया हाथ उठाया और आर्थर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे आर्थर सीधे उड़कर दूर जा गिरा। एक पल के लिए हर कोई सन्न रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र सच में आर्थर को सीधा थप्पड़ मार देगा। आर्थर जमीन पर तड़पा और लाल आंखों से रुद्र पर चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? आर्थर बचपन से ही एक घमंडी इंसान रहा था। उसने ऐसी अपमान कब सहा था, और वह भी प्रिया के सामने। स्वाभाविक रूप से आर्थर इस गुस्से को हजम नहीं कर पाया। इस समय वह चाहता था कि रुद्र को सीधे जान से मार दे। रुद्र ने भी अपनी बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। वो सीधे आर्थर के पास गया, उसका कॉलर पकड़ा और फुसफुसाया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आगे से मुझे उकसाना मत, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। आर्थर को रुद्र की बातें सुनकर ही होश आया। इस समय तक रुद्र को मामले की सच्चाई पता चल चुकी होगी। रुद्र कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक ऐसा अस्तित्व था जिसके सामने मुंबई के अनगिनत बड़े बड़े लोग भी सर झुकाते थे। अगर रुद्र सच में परेशान हो जाता तो उसके लिए आर्थर को मारना कोई असंभव बात नहीं थी। पल भर में आर्थर के दिल में अभूतपूर्व डर छा गया। हालांकि जिस बात ने आर्थर को और ज्यादा उलझन में डाल दिया वो ये थी कि रुद्र आज जिंदा कैसे बचा। तर्क के हिसाब से वैदेही के साथ मिलकर उसका प्लान एकदम सही था। रुद्र को बचने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए था। आर्थर ने सोचा कि रुद्र वैदेही से बात कर रहा था। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि रुद्र शायद पहले ही उसके साथ मिल चुका होगा। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। काशिफ एक पागल की तरह दौड़कर रुद्र के सामने आया और चिल्लाया, रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने बैनर्जी को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, रुद्र, क्या तुम्हें पता है कि बैनर्जी कौन है? और तुमने उन्हें मार दिया। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। रुद्र किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आर्थर को जो थप्पड़ मारा वो सिर्फ एक चेतावनी थी। बाकी लोगों को यह सब अविश्वसनीय लगा। आखिरकार अगर उन्होंने आर्थर को नाराज किया तो उनका अंत कभी अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वहां मौजूद हर कोई जानता था कि आर्थर कितना बदला लेने वाला इंसान है। प्रिया को समझ नहीं आया कि रुद्र ने किसी को क्यों मारा, लेकिन वो बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि आर्थर भले ही नेक और भला दिखता हो, लेकिन असल में उसके तरीके बहुत क्रूर थे और वो बहुत हिसाब रखता था। अगर आर्थर ने रुद्र से बदला लेने की सोची तो उसके परिणाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए प्रिया ने वैदेही की तरफ देखा, जैसे वह चाहती हो कि वैदेही उसकी तरफ से बोले। आखिरकार
इतने सारे लोगों में सिर्फ वैदेही आर्थर को चुप करा सकती थी। काशिफ ने रुद्र को पकड़ा और उत्साह में चिल्लाया, रुद्र, जल्दी से बैनर्जी से माफी मांगो। काशिफ, चुप हो जाओ। लेकिन इस समय वैदेही ने काशिफ को ठंडे लहजे में डांटा। जब सबने उसकी बातें सुनी तो वे सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा कि जो कुछ हुआ वो अविश्वसनीय था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वैदेही इस समय रुद्र का पक्ष लेगी, वह भी तब जब आर्थर को उसने पीटा था। क्या ये इसलिए है क्योंकि रुद्र ने वैदेही को बचाया है, इसलिए वह उसका पक्ष ले रही है? काशिफ की आंखों में शक और उलझन थी, लेकिन इस समय यही एकमात्र व्याख्या थी जो समझ में आ रही थी। वैदेही अपनी हाई हील्स में आर्थर के पास गई और भावहीन होकर बोली, अभी बाहर निकलो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में फिर कभी नहीं देखना चाहती। वो इस मुसीबत में सिर्फ आर्थर की वजह से पड़ी थी, इसलिए वैदेही अपने दिल में आर्थर से बहुत नफरत करती थी। हालांकि वो इसे बहुत जाहिर नहीं कर सकती थी। उसकी बातें सुनने के बाद आर्थर को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर दांत पीसे और गुस्से से पूछा, रुद्र, आज की बात का बदला मैं तुम्हें 100 गुना चुकाऊंगा। रुद्र ने आर्थर को उदासीनता से देखा और उस पर ध्यान देने का उसका जरा भी इरादा नहीं था। अब से मैं, वैदेही और आर्थर कट्टर दुश्मन हैं। अगर तुम आर्थर का पक्ष लेना चाहते हो तो तुम अभी उसके साथ जा सकते हो। इस समय वैदेही ने फिर से सब पर चिल्लाया। उसकी बातें सुनने के बाद सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने भी जाने का फैसला नहीं किया। आखिरकार वैदेही के सामने आर्थर अब भी कमजोर ही था। वैदेही रुद्र के पास गई और धीरे से बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को बुलाकर उसे रास्ते से हटा दूं? इस समय वैदेही आर्थर से बहुत नफरत करती थी। आखिरकार अगर आर्थर न होता तो वो इस हाल में ना होती। जरूरत नहीं है, अगर मैंने उसे मार दिया तो प्रिया को मुझ पर शक हो सकता है। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। इस समय रुद्र और वैदेही बहुत धीरे बोल रहे थे, इसलिए कोई भी उनकी बातचीत सुन नहीं पाया। हालांकि इन लोगों के चेहरों पर अविश्वास का भाव था, क्योंकि वे सच में समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्र के प्रति वैदेही का रवैया इतना क्यों बदल गया था। यहां तक कि प्रिया की आंखों में भी उलझन थी। आखिरकार रुद्र और वैदेही सिर्फ 2 बार मिले थे। उनका वर्तमान व्यवहार थोड़ा ज्यादा ही घनिष्ठ था। अगर यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि रुद्र ने उसकी जान बचाई, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस समय सिर्फ लारा ही जानती थी कि क्या हो रहा है। आखिरकार वो अकेली थी जो रुद्र के पृष्ठभूमि को जानती थी। थोड़ी ही देर बाद रुद्र और प्रिया हस्टलर क्लब से निकल चुके थे। कार में बैठने के बाद प्रिया ने रुद्र की तरफ देखा और धीरे से पूछा, रुद्र, आज हुआ क्या था? तुमने आर्थर को क्यों मारा? और वैदेही का बर्ताव तुम्हारे लिए इतना क्यों बदल गया? तुम दोनों के बीच बैकयार्ड में क्या बात हुई? प्रिया की बात सुनकर रुद्र थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, आर्थर ने आज वैदेही और मुझे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था, लेकिन अभी मैंने वैदेही की जान बचाई है, इसीलिए उसका मेरे प्रति रवैया इतना बदल गया है। क्या? प्रिया ने जब रुद्र की बात सुनी तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कातिल आर्थर ने भेजा होगा। क्या आर्थर इतना हिम्मत वाला हो गया है? प्रिया ने अविश्वास में रुद्र पर चिल्लाते हुए पूछा। असल में आर्थर हम दोनों को मारना चाहता था। इस तरह वो ये भ्रम पैदा कर सकता था कि हम दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले से तैयार रहूंगा, इसलिए उसकी योजना फेल हो गई, रुद्र ने हल्के से कहा। प्रिया ने अविश्वास से रुद्र को देखा। हालांकि उसे लगा कि रुद्र की ये बात सही हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रिया सच में नहीं समझ पाती कि वैदेही का रुद्र के प्रति रवैया इतनी तेजी से क्यों बदला होगा। साथ ही वैदेही ने अचानक आर्थर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? जिस शख्स को वो सबसे ज्यादा मानती थी वो शायद आर्थर ही था। इसके अलावा उसे यह भी लगा कि रुद्र इस तरह की बात पर उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसने तुरंत उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। यह देखकर कि प्रिया ने आगे सवाल नहीं किए, रुद्र भी काफी हद तक रिलैक्स हो गया। आखिरकार अगर प्रिया लगातार पूछती रहती
तो रुद्र के पास सबसे अच्छा विकल्प यही होता कि वो सब बता दे। रुद्र, मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हारे लिए वैदेही और उन लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं तो बस अपनी कंपनी की वजह से उनसे मिल रही हूं, और मेरी मां के साथ मेरे रिश्ते की वजह से वैदेही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया ने रुद्र की ओर देखा, जैसे उसे थोड़ी चिंता हो रही हो। मैं समझ गया, रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूं। रुद्र को सहमत होते देख प्रिया का मूड काफी अच्छा हो गया था। उसने कार स्टार्ट करने की तैयारी की। हालांकि ठीक इसी समय प्रिया का चेहरा बदल गया। फिर उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। प्रिया, क्या हुआ? रुद्र प्रिया के पास ही बैठा था और उसने साफ देखा कि कुछ गड़बड़ है। रुद्र, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। प्रिया ने दर्द से कराहते हुए अपने सिर को पकड़ लिया। क्या सिर दर्द हो रहा है? यह सुनकर रुद्र हैरान रह गया। हाँ, मेरे सिर में दर्द है, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गई। प्रिया, जब रुद्र ने देखा कि प्रिया अचानक बेहोश हो गई है, तो वो एकदम से घबरा गया। उसने जल्दी से उसकी जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। रुद्र ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसका इरादा उसे ड्राइवर की सीट से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाने का था। इस समय रुद्र अभी भी बहुत परेशान था और उसके चेहरे पर गुस्सा भी बहुत था। वह जानता था कि प्रिया की मौजूदा हालत का बहुत बड़ा कारण विजयलक्ष्मी थी, जिसकी वजह से प्रिया की याददाश्त चली गई थी। विजयलक्ष्मी, अगर प्रिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रुद्र ने मन ही मन दहाड़ लगाई। फिर उसने प्रिया को ड्राइवर की सीट से निकाला और उसे कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। कुछ सेकंड बाद रुद्र ने कार स्टार्ट की। फिर उसने अपना फोन निकाला और रीना को डायल किया। उससे प्रिया की जांच और इलाज के लिए सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाने के लिए कहा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रुद्र ने ट्रैफिक लाइट की परवाह न करते हुए पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाई। जिस सफर में आधा घंटा लगना था, वह 10 मिनट से भी कम समय में तय हो गया। चूंकि रीना ने अस्पताल में पहले ही जरूरी इंतजाम कर दिए थे, इसलिए जब रुद्र प्रिया को लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसे तुरंत जांच रूम में ले जाया गया। रुद्र जांच रूम के दरवाजे के बाहर बेहद चिंतित चेहरे के साथ खड़ा था। रीना भी रुद्र के पास ही थी, लेकिन उसने कुछ कहा या पूछा नहीं। वो रुद्र और प्रिया के रिश्ते के बारे में जानती थी। वो यह भी जानती थी कि रुद्र का मूड अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर आखिरकार जांच रूम से बाहर निकले। रुद्र तुरंत उनके पास गया और उत्साहित होकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी मंगेतर कैसी है? मिस्टर सिंघानिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस मेहरा को अभी कोई खतरा नहीं है। वो सिर्फ बेहोश है, शायद वह 1 घंटे में जाग जाएगी, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र ने राहत की सांस ली। फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर, वो अचानक बेहोश क्यों हो गई? क्या हुआ? डॉक्टर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, यहां बात करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम मेरे ऑफिस में चले? ठीक है। रुद्र ने सिर हिलाया और डॉक्टर के पीछे पीछे ऑफिस में चला गया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद रीना भी रुद्र के पीछे अंदर चली गई। डॉक्टर, क्या चल रहा है? रुद्र ने बेचैनी से डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने रुद्र को ऊपर से नीचे देखा और धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता कि आपको मालूम है या नहीं कि आपकी प्रेमिका की याददाश्त का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं ये जानता हूं। रुद्र ने सिर हिलाया। चूंकि आप ये स्थिति जानते हैं, तो इसे समझना आसान है। मुझे लगता है कि मिस मेहरा की याददाश्त का एक हिस्सा हटा दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान हटाई गई याददाश्त पूरी तरह से हटाई नहीं गई थी। इससे मिस मेहरा को कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं, लेकिन ये यादें उनके दिमाग को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हल्का असर हो तो उन्हें सिरदर्द हो सकता है, अगर गंभीर हो तो वो बस बेहोश हो सकती है, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर की बात सुनकर रुद्र हैरान रह गया। डॉक्टर, क्या मेरी प्रेमिका की इस हालत को ठीक करने का कोई तरीका है?
रुद्र ने थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद पूछा, अगर आप अपनी प्रेमिका को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे सीधा तरीका यह है कि मिस मेहरा को स्वाभाविक रूप से अपनी याददाश्त वापस पाने दिया जाए। हालांकि मौजूदा चिकित्सा विकास के अनुसार किसी व्यक्ति की याददाश्त मिटाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस लाना असंभव है। आखिरकार इस तरह के आघात से उबरने का कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर ने धीरे धीरे कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? रुद्र ने जल्दी से पूछा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और रुद्र की ओर देखा। दरअसल लक्षणों का इलाज करने का एक और तरीका है, लेकिन ये बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेगा। वो क्या है? रुद्र ने पूछा।